In the last class, we have derived the formula for resultant amplitude of composition of two waves, or we can say superposition of two waves. Today, we are going to discuss about the different cases of resultant amplitude. तो ये डिफरेंट केसेस हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसमें हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जिसको हमने फाई से डिनोट किया था, उसके डिफरेंट वैल्यूज लेंगे। जैसे दो वेव ट्रेवल हो रहे हैं, तो दोनों वेव जब ट्रेवल होकर जब वो मिक्स होते हैं, तो मिक्स होते वक्त कितना उनमें फेज डिफरेंस होता है, उसके हिसाब से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनता है। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, वो है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi प्लस A2 स्क्वायर, ये फार्मूला था। इसमें जो phi है, ये है फेज डिफरेंस। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। सो केस वन, if the phase difference between two waves is 0 डिग्री, तो पहले cos phi फाइंड आउट कर लेते हैं। तो phi के जगह पर 0 डिग्री रखो, cos phi इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन बनेगा R इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, और यहां पर आएगा प्लस A2 स्क्वायर। अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। So this formula can be written as A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा R इज इक्वल टू A1 प्लस A2, एंड दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हुआ कब? जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री। नाउ केस टू, if the phase difference between two waves is 90 degree, then cos phi, फिर से वही cos phi का वैल्यू निकालो, cos phi इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा A1 स्क्वायर प्लस ये A2 स्क्वायर, क्योंकि ये जो टर्म है ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि cos phi इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा, तो ट्वाइस A1 A2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा टर्म 0 बचेगा आपके पास, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। नाउ देन केस थर्ड, इफ phi इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दो वेव मिक्स हो रहा है और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 180 है, देन cos phi इज इक्वल टू cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो इस -1 को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा A1 स्क्वायर, cos phi की जगह -1 अगर आएगा तो -1 इंटू ट्वाइस A1 A2 माइनस ट्वाइस A1 A2 होगा, और A2 स्क्वायर जो है वो वैसे ही रहेगा। अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ
a square minus twice ab plus b square, that means it is a minus b whole square. A minus b whole square, that means it is a1 minus a2 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, आपको मिलेगा r इज इक्वल टू a1 माइनस a2। ये हो गए तीनों रिजल्टेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के जो तीनों फार्मूले हैं ये डिफरेंट फेज डिफरेंसेस के लिए है। पहला फेज डिफरेंस 0 डिग्री लिया, दूसरा मैंने 90 लिया और तीसरा 180 लिया। आप लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैंने फेज डिफरेंस बढ़ाता गया, जैसे जैसे फेज डिफरेंस बढ़ाता गया वैसे वैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होता गया। मतलब आप जितना ज्यादा फेज डिफरेंस लोगे, मतलब दो वेव जब मिक्स होंगे तो दोनों के बीच में जितना ज्यादा फेज डिफरेंस होगा उतना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम होगा। चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास दो वेव ऐसे हैं जिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, समझ लो a1 इक्वल टू a2, कॉमन फैक्टर मैंने a ले लिया तो यहाँ पर a1 की जगह पर a आएगा, a2 की जगह पर a आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू ट्वाइस है। मैंने बोला था एंगल अगर कम तो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं। अगेन इफ वी हैव टू वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, सो a1 is equal to a2 is equal to common factor is a and hence r is equal to under root. Here you have to take a square plus a square twice a square. a का स्क्वायर होने के कारण वो बाहर आ जाएगा a और अंडर रूट 2 वैसे ही रहेगा। ये आ गया, देख लो समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ पर a है, वहां पर भी a है, यहाँ पर 2 है, वहां पर अंडर रूट 2 है, मतलब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड यू नो दैट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 इज 1.414, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.414, तो ऑब्वियसली वैल्यू यहाँ पर कम हो गया। थर्ड में चेक कर लो, वैल्यू और कम होना चाहिए। इफ टू waves having the same amplitude, let us consider it is a, so here you will get a minus a 0। देख लो यहाँ पर जहां फेज डिफरेंस 0 डिग्री वहां पर r का वैल्यू ट्वाइस है, दैट मीन्स इन दिस केस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। और जहां पर फाई का वैल्यू 180, मतलब एंगल बढ़ा दिया हमने, तो एंगल बढ़ाने पर r का वैल्यू 0 मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम 0 है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 0 थ्योरेटिकली 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको मिनिमम लिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता ही है। तो देखो ये वैल्यू तो मीडियम वैल्यू आ गया, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। फॉर phi is equal to 0 degree you will get the largest value of resultant amplitude. For phi is equal to 180 degree, that means for the largest angle you will get the smallest value of resultant displacement. तो एंगल कम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा, एंगल ज्यादा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम। तो इस प्रकार से जहां एंगल कम है 0 डिग्री है वहां पर आपको ट्वाइस ए मिला, जहां पर एंगल 90 डिग्री है वहां पर अंडर रूट ट्वाइस ए मिला, मतलब वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया। और जहां पर आपको 180 डिग्री एंगल लिया आपने वहां पर वैल्यू और कम हो गया एंड इट इज इक्वल टू 0। एंड दीज आर द डिफरेंट केसेस फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट केसेस फॉर डिफरेंट फेज बिटवीन टू वेव्स। तो दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, जब वो दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो उस वक्त उनके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। थैंक यू।